नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। नेशन नाउ। जी हाँ प्रदीप जी, बड़ा अजीबोगरीब मसला है। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कांग्रेस के लोग और मतलब वो बेचारे जर्नलिस्ट के साथ क्या कर दिया यार रोहित शर्मा बेचारा। वो क्या है मतलब Yes, this is not done यार, come on यार। That too in the US। मतलब what are these guys scared of? सबसे बड़ी बात क्या है और वाहियात बात क्या है, किस क्वेश्चन के ऊपर लेकर के? मैं जरा बैकग्राउंड बता दूं लोगों को। राहुल गांधी जी जब US जाने वाले थे उसके पहले, मतलब पहुंचने वाले थे जिस दिन एयरपोर्ट पे, उसके पहले ये शख्स जो हैं इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं साहब, क्या नाम है इनका? रोहित सक्सेना कि रोहित शर्मा? रोहित शर्मा, जस्ट लाइक आवर क्रिकेट कैप्टन। बिल्कुल हमारे क्रिकेट कैप्टन का नाम है। तो ही इज एन अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। तो वो सैम पिट्रोडा साहब को जानते हैं। तो सैम पिट्रोडा साहब का इंटरव्यू कर रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और US सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से मिलेंगे तो उनके साथ क्या क्या बातें करेंगे। तो बड़ा अच्छा चल रहा था इंटरव्यू। देखिए एकदम उन्होंने पूछा माफ कीजिएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो राहुल गांधी की जो एडवांस टीम थी जो वहां बैठी हुई थी, 30 से 40 लोग वहां पर थे, वो खड़े हो गए। उनका भाई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दिस दैट दैट ऑल दिस। उसके बाद सैम पिट्रोडा साहब को एयरपोर्ट जाना पड़ गया राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, और 2 या 3 लोगों ने इनको पकड़ लिया, इनका फोन छीन लिया। ये क्या है? ये कौन सी, ये किस किस्म की हरकत है प्रदीप जी? जरूरत क्या है? I mean, right now everything is going fine for the Congress. Like, ever since the Lok Sabha election के बाद things have been looking rosy for the Congress. दो राहुल गांधी जी ने जो US में बात किया, there were a lot of good things that he spoke. Maximum of the good things that he spoke. He talked about jobs in India. He talked about trade with China. He talked about Pakistan and Pakistan के issues पे he was very very blunt. No association with Pakistan till terrorist stop. नहीं, ये सब चीज किसी ने हाईलाइट नहीं किया, but everything is going rosy for the Congress. तो इस चीज का करने का जरूरत क्या? और प्रदीप जी look at the irony. And he was talking on press freedom on that particular day. No. But look at the irony. जैसे ही इन्होंने बात करी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में, इनको पकड़ के बिठा लिया वहां पे, इनका फोन छीन लिया। और उसी दिन जो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता जो हुई लोगों के बीच में, दे आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एग्जैक्टली अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज टू व्हिच राहुल गांधी हैड नो ऑब्जेक्शन। उन्होंने जवाब दिया। मतलब ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट रूल इट आउट, मुझे ऐसा लगता है कोई हमारे संघ के लोग अंदर घुसे हुए हैं राहुल गांधी के डेलीगेशन में, उनकी ऐसी तैसी करने। But Modi got something to talk. Prime Minister Yes. Modi got something to आज talk. तो मोदी जी ने लोकतंत्र खतरे में है, बोलने वाले लोकतंत्र का क्या मजाक उठा रहे हैं, जो अलग अलग विषय पर, you know, he got a time. लेकिन प्रदीप जी बड़े दिनों के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोलने वाले वो क्या है? बड़े दिनों के बाद मोदी जी अपने पुराने तेवर में दिखे। Yes. हाँ, मजा आ गया, जबरदस्त। इन एनी इवेंट भाई गणपति विसर्जन है 17 तारीख को, आई थिंक ट्यूसडे, और उसके बाद 18 तारीख को शायद ईद उल मिलाद नबी है। इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम 16 टू द 18th, क्योंकि भाई उनका भाई गणपति विसर्जन है, जुलूस वुलूस नहीं निकाल सकते तो तब निकाल लें। सो आई थिंक वी आर इन फॉर। और शायद 18 या 19 तारीख से मनोज जरंगे पाटिल साहब जो हैं वो एक बार फिर उपोषण पर बैठने वाले हैं। Yes, बिल्कुल सर। अरे मतलब this is going to get more and more interesting. At the moment with us to talk about Maharashtra and India and the rest of the world, we have a very very good panel indeed. We've got our old friend Mr. Vyas from the Eknath Shinde Sena. Vyas साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सर? जय भवानी, जय शिव। जय भवानी, हर हर महादेव। क्या बात है सर, जय हिंद जय हिंद। धोने साहब। हाँ नमस्कार। अकोला से कांग्रेस के, कांग्रेस पूरी कांग्रेस का दारो मदार जो है धोने साहब के कंधों पर है इस वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत दिनों के बाद धोने साहब दर्शन दे रहे हैं जी। और आरजू साहब पटना से, आरजू साहब बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद साहब, जय हिंद। अच्छा ये बताएं व्यास साहब, आरजू साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड। ये जरंगे पाटिल साहब वापस बैठने वाले हैं इस पे फास्ट पे? सर ये क्या हो रहा है सर? ये तो रिजॉल्व हो गया था इशू, ये कभी रिजॉल्व होता ही नहीं है, बार बार दोबारा उठ जाता है। मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण। और मैंने ये सुना है कि हमारे बड़े अच्छे मित्र लक्ष्मण हाके साहब, वो ओबीसी के जो नेता, दांगड़ नेता जो हैं, वो कहते हैं वो अगर फास्ट पे बैठेगा तो मैं भी बैठ रहा हूं। व्यास साहब आप जरा इस पर रोशनी डालें, क्या होने वाला है?
हाँ, बजाज जी, अब चुनाव का माहौल है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं हर आदमी अपनी अपनी बात कहेगा। लेकिन जहां तक मराठा आरक्षण का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था वो निभाया, और 20 फरवरी 2024 को उन्होंने स्पेशल अधिवेशन बुला के 10% आरक्षण जो संविधान में टिक सके ऐसा विधानसभा में एकमत से पास करवा के दिया। अब उसके बाद भी लगातार अगर कोई कहे कि मैं फिर ओपोजिशन पे बैठूंगा, ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत प्रजातांत्रिक हक है, उसको कोई कैसे रोक सकता है। अब एक बैठेगा तो ओबीसी के नेता हाके साहब जो हैं वो भी कहेंगे अगर ये मांग पे उतरेंगे तो मैं भी उतरूंगा। जी। अब तो प्रजातंत्र सबके लिए खुला है, यानी संविधान सबको अधिकार देता है अपनी मांग को रखने का और अपनी मांग को मनवाने के लिए अपने तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का। तो अब ठीक है, जब आंदोलन होगा उस समय देखा जाएगा। जब आंदोलन होगा उस समय देखा जाएगा। Another one important thing सर, वो एकनाथ शिंदे जी ने बहुत एग्रेसिवली राहुल गांधी जी का निंदा किया। जो यूएस में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट थे अलग अलग विषय में, चाहे वो रिजर्वेशन के हो, सरदार सिख इशू पे हो, अलग एकनाथ शिंदे जी ने बहुत निंदा किया है राहुल गांधी जी का। व्यास जी, प्रदीप जी, मुझे बताइए, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इस समय, जिसको वो कहते हैं नेता विपक्ष लोकसभा में, और उनकी एक जिम्मेदारी होती है। आज तक जब वो विदेश गए तो वो नेता विपक्ष नहीं थे, और अब उनको एक अलग नजरिए से विश्व देखता है, और वहां जाकर के वो जिस तरह की बातें उन्होंने भारत विरोधी कही, वो मुझे लगता है किसी एक जिम्मेदार नेता के लिए सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर उनके बारे में कोई अपनी राय रखी है तो सोच विचार के ही रखी होगी, और उनके राहुल जी द्वारा वहां पे डेलास और टेक्सास में जो कुछ भी कहा गया वाशिंगटन डीसी में, उसके ऊपर ही रखी होगी, और वो उनको वहां नहीं कहना चाहिए था। अगर उनको कुछ अपने विचार रखने ही थे तो भारत में अंदर उनको स्वतंत्रता है, वो एक विपक्ष के जिम्मेदार मान्यता प्राप्त नेता है, संविधान उनको अधिकार देता है, सदन के अंदर भी देता है, सदन के बाहर भी देता है। तो वो जो चीजें वहां विदेश की धरती पे जाके बोल रहे हैं, उनको देश के अंदर बोलनी चाहिए, ये हम लोगों का मत है। शायद इसीलिए व्यास जी, हाँ जी। मोदी जी के खिलाफ बोलना या मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, उन्होंने तो सबसे पहली बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी या बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। अब वो आगे आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं आपके ऊपर है। मोदी जी ने भी शंघाई में, बीजिंग में और सियोल में ये बोला था, भारतीयों को एड्रेस करते हुए, भाषण देते हुए, कि अभी के पहले 2015 की बात है, 2014 के पहले आप ये सोचते होंगे कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तानी पैदा हो गए। ये मोदी जी का स्पीच है सर, अगर आप बोले तो पढ़िए मेरे पास, मैं सुना देता हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी के नक्शे कदमों पे नहीं चल रहा है। मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा है भारतीयों के बारे में, और कनाडा में भी कहा है। जब कनाडा में गए, वहां पर भी टोरंटो में उन्होंने एक बहुत भारी सभा का उन्होंने संबोधन किया, वहां पर मोदी जी ने भी कहा। और प्रधानमंत्री पद से तो बड़ा संसदीय पद नहीं हो सकता ना सर, इलेक्टेड पद की बात कर रहा हूँ। व्यास जी, बजाज जी, आपने 2015 के किसी वक्तव्य का जिक्र किया जिसको कई बार हम लोग अलग अलग चैनलों पे डिबेट्स में दोहरा चुके हैं। उसके बाद काफी कुछ हो गया, 3 चुनाव भी हो गए उसके बाद, जी है ना। तो अब लेकिन चूंकि सवाल है, ये तो राहुल जी का वर्तमान में 2-4-5 दिन पहले कहा हुआ वक्तव्य है, और वो जो चीज यहाँ कह रहे हैं चाइना के बारे में, हो भारत और चाइना की तुलना करते हैं या अन्य देशों की भारत से तुलना, मैं हमारा मानना यह है कि जब देश के अंदर रहते हैं तो सदन में या सदन के बाहर देश की जनता के सामने क्यों नहीं करते, वहां विपक्ष के धरती पे बैठ के वहां के पत्रकारों के साथ। So we'll discuss that too. 1 second, let me go across to Mr. ढोने, प्रकाश ढोने साहब, सुधीर ढोने साहब, सॉरी सुधीर ढोने साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, अकोला के मालिक हैं सर आप ये बताएं, कांग्रेस जो है जब भारत में रहती है तो मोहब्बत की दुकान की बात करती है, अमेरिका में आप जर्नलिस्ट को पीट पाट देते हैं सर, ये क्या है? नहीं, ऐसा मैंने सुना, आपने जो उसके पहले पार्श्वभूमि बताई जी, कि वो ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा बोलने के बाद उन्होंने सैम पिट्रोडा से,
हाँ हाँ हाँ, कि तो ये सैम हाँ पित्रोदा ये सब साहब से कुछ इंटरव्यू चल रहा था, जो हाँ हाँ राहुल गांधी की एडवांस टीम ने रोक दिया। राहुल जी नहीं थे वहां पे, नहीं राहुल नहीं, ठीक गांधी से है बात नहीं ठीक हो है। रही। नहीं ठीक है, देखिए मैं आपको इस बारे में मुझे मालूम है राहुल जी नहीं थे, जी लेकिन देखिए उसमें कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट रही। 15 अगस्त को मैं खुद दिल्ली में था एआईसीसी के ऑफिस में, वहां पे पवन खेरा जी ने डाय बोले कि भाई हमारी कांग्रेस की भूमिका ये है कि बांग्लादेश के जो हिंदू है उन पे जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसमें दखल देना चाहिए, भारत सरकार ने इसमें दखल देना चाहिए, ये कांग्रेस की भूमिका है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ पे माइनॉरिटी हिंदू है, या फिर कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, भारत के माइनॉरिटी हो या पाकिस्तान बांग्लादेश के माइनॉरिटी हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू है, तो उनके फेवर में कांग्रेस की भूमिका रही है। तो कांग्रेस ने 15 अगस्त को बोल दिया तो था यहाँ पर ये कि करने सर की क्या जरूरत पड़ गई सर? नहीं नहीं, ये आपके तो ये राहुल वो गांधी की देखिए एडवांस टीम में जो लोग हैं उनको ब्रीफ नहीं किया गया था कि यार किस तरीके से आपको बिहेव नहीं, करना अभी है? देखिए अब मैं वहां नहीं था, आप भी नहीं थे, वहां जी पे क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन भूमिका स्पष्ट है कांग्रेस की कि बांग्लादेशी हिंदू पे जो अत्याचार अगर हो रहे हैं तो वो गलत है, और वो उसके लिए सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करके हिंदुओं की रक्षा के लिए तो जिस पहल करनी चाहिए, ये तो जिस भूमिका है। पत्रकार के साथ तो ये ये किया और गया, आपने बाद में बताया कि राहुल गांधी जी को भी प्रश्न पूछा गया, उन्होंने उसका उत्तर दिया उन्होंने, उत्तर दिया बहुत है। अच्छे तो तरीके से। ये कोई राहुल गांधी या कांग्रेस की भूमिका नहीं रही, वो पत्रकारों को जो उन्होंने जो तो क्या आपको ये पक्का पता है सर, सॉरी आपसे मैं बार हाँ बार ये पूछ रहा हूं कि हाँ कहीं आपके डेलीगेशन में जो एडवांस डेलीगेशन था राहुल गांधी जी का, उसमें कोई संघ का व्यक्ति तो नहीं है ये सब करने के लिए कि राहुल गांधी को शर्मिंदा किया जाए? पूछ रहा हूं आपसे सर, नहीं, कुछ मुझे तो गलत ऐसा फहमी लगता में है। नहीं नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन गलत फहमी में देखिए संघ के जो लोग हैं, विचारधारा के लोग, अभी तो राहुल जी संघ के खिलाफ इतना बोल रहे हैं और कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है संघ के खिलाफ में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई संघ का आदमी ऐसा कुछ राहुल जी के करीब आने की कोशिश करेगा या कांग्रेस के करीब आने की कोशिश बस दोनों करेगा। साहब आप पे आरोप यह है कि गाजा पे आप ज्यादा बोलते हो, गाजा पे जो एट्रोसिटीज, इजरायली एट्रोसिटीज है उस पर ज्यादा बोलते हो, मगर बांग्लादेशी हिंदूज पे जो एट्रोसिटीज है उस पर कम बोलते हो, ये ना नहीं बोलते नहीं हो। ऐसा नहीं, ये नहीं आरोप नहीं ऐसा है दोनों साहब आप नहीं, पे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गाजा की आपको ज्यादा चिंता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको एक बात बोलूं क्या मैं, उल्टा मुस्लिम लीडर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का नाम लेके बात नहीं करती। अभी एक वायर है, द वायर हिंदी जी जी चैनल, जी जी उसमें मैंने वो एंकर है मुस्लिम समाज की है, तो उन्होंने एक दिखाया एपिसोड, उसमें बोला कि किसी वो जो घर गिराया मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे बोले कि किसी ने बोला नहीं मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, तो कांग्रेस बात नहीं कर रही, मुस्लिम का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे। तो बात ऐसी है कि कांग्रेस सच्चाई के साथ रहती है, जुल्म हिंदू पे हो या मुसलमानों पे हो, कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती है। अरफा खान शेरवानी, हाँ हाँ, अर्का अरफा खान, खान हाँ बहुत शेरवानी, बहुत जी बढ़िया उन्होंने बोले हैं, जी और उन्होंने जिस तरह से बोले बहुत सही कहा उन्होंने, लेकिन उनका भी आरोप था कि भाई कांग्रेस के लीडर मुसलमानों का नाम लेके बोलते नहीं कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ, ऐसा नहीं बोल रहे, तो दूसरी तरफ ये भी है, तो जी। ये भी बोल रहे आरजू हैं। खान साहब, और आपको अगर सुनना है ओवैसी जी का सुनिए, अबू आसिम जी का सुनिए, अगर इनके भाषण आप सुनेंगे तो आप तो बोलेंगे कांग्रेस तो मुसलमानों के फेवर में है नहीं, जी तो ये भी सुन लीजिए आप एक जी बार। दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाँ वो मुसलमान वोट जो है पूरे देश में ये देखा गया काफी हद तक कांग्रेस की तरफ एक बार फिर आकर्षित हुआ। हाँ अब वास्तविकता क्या है, क्या वस्तुस्थिति क्या है जमीन के ऊपर, बिहार चलते हैं और पूछते हैं आरजू खान साहब से। आरजू साहब बताएं, क्या मुस्लिम वोट जो था, जो देखा गया बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ बढ़ा, उसमें से ओबीसी वोट भी था, शेड्यूल ट्राइब वोट भी था, क्या अभी भी वस्तुस्थिति वही है या अब कुछ माइंड चेंज हुआ है लोगों का? आरजू साहब देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आदमी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को देखता है कि सत्ता उसको क्या डिलीवर करती है। मेरा मानना ये है, तो 10 सालों से ज्यादा हो गई केंद्र में मोदी सरकार है, और मोदी सरकार ने जितने भी वादे इरादे किए थे वो सारे कुछ खोखले निकले। जी तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो जनता ने जनादेश दिया था 2 मरतबा, और ये तीसरी मरतबा उनको जनादेश नहीं मिला, तो एकदम स्पष्ट वो बताता है, एकदम अपना रुख साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें डिलीवर्ड की थी वो किसी भी समाज के लिए, पूरे भारतवासियों की मैं बात करूंगा, न कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की मैं बात जी करूंगा,
वो चीजें, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि 10% कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां 4 से 6 और 6 से बढ़ के 10% भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिला हो। ये आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट में। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 10% मुसलमानों ने वोट किया, बिहार में देख लीजिए, बिहार में 6 से 7% मुस्लिमों ने वोट किया। इसी तरह अमूमन हर प्रदेशों में होता रहा है, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा हुआ है पहले, कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है, वहां भी अच्छे खासी जो है मेजोरिटी से, जब बहुत पहले जो चुनाव हुए थे वहां भी जीती जम्मू में। तो ये चीजें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवर्ड नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर पूरे भारतवासियों को अब यकीन नहीं रहा, और यकीन उन्होंने खुद यकीन तोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। तमाम तरह की बातें करते थे कि हम महंगाई जो है सस्ती कर देंगे, गैस डीजल पेट्रोल हम सस्ती कर देंगे, हम 100 स्मार्ट सिटी 200 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बाहर से जो है वो काला धन लेके आ जाएंगे, 15-15 लाख रुपए जो है हम हर भारतीय वासियों को उनके खाते में डालेंगे, और उसके अलावा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, बहुत सारी बात हुई थी, नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात हुई थी, लेकिन जी। वो सारी चीजों पे फेल निकली। तो फेल निकली तो जाहिर सी बात है ना कि अब वो चीजें जो वोट बिखर चुका था वो एक जगह कांग्रेस के लिए वो शिफ्ट हो गई, और कांग्रेस के लिए शिफ्ट होकर कांग्रेस ने स्विप किया, और स्विप किया तो इनको ये जरूर तीसरी मर्तबा सत्ता में है, लेकिन ये सत्ता में सही पूछिए तो मजबूती के साथ नहीं है। मैं इस आशुका साहब, मैं नजरिए से एक चीज वो भी बोल रहा हूँ, वही पूछना चाहता हूँ, बिकॉज जो दोनों साहब से पूछा कांग्रेस मुस्लिम समाज से एक थोड़ा ये है कि आप गाजा के इशू बहुत उठाते हो, गाजा में इजरायली एट्रोसिटीज, सेम थिंग हिंदू अत्याचार जो बांग्लादेश में होता है, वो मुस्लिम समाज ऑल ओवर द कंट्री वो ज्यादा उसको हाइट नहीं करते, बात नहीं करते, उसका आलोचना ही नहीं करते। अर्जुन खान, ये इसमें कोई सच्चाई है? देखिए भारतीय मीडिया का कौन सा रैंक है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उस तरीके से मैं तो सबसे बड़ा चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में बड़ी मजबूती के साथ है, उसने एक्ट बिल पास किया है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भारत आ सकते हैं, यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और इंसानियत का ये धर्म है, और भारत हमेशा बड़ा दिल करता है, और ये एक्ट भी पारित हो चुका है। तो आप अगर वहां हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो आप उनको यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं देते? ये क्या सिर्फ आपका सिगुफा है? और दूसरी चीज ये है कि आप दूसरे चीज के कंट्री की बातों में बहुत इंटरफेयर करते हैं। आप अपने कंट्री के अल्पसंख्यकों के साथ, माइनॉरिटी के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए, 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहां लिंचिंग नहीं होती हो, जहां गरीब को मारा नहीं जाता हो, जहां SC ST के ऊपर पेशाब नहीं किया जाता हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमको अपने देश के जड़ को देखना है, तो ये specifically कंट्रोवर्सी बिहार वाली के बारे चीजें में नहीं बताएं करनी। सर। आरजू साहब, बिहार के बारे में बताएं कि अभी जी। तक आप लोगों ने विश्लेषण तो कर लिया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बिहार में क्यों नहीं अच्छी रही, क्योंकि वेरी फ्रैंकली हम लोग ये देख रहे थे तेजस्वी यादव साहब की रैली देख करके, तेजस्वी यादव साहब और राहुल गांधी की रैली जो हुई थी बिहार में, उनको देख करके अरे पटना को हम पता नहीं कब से कवर कर रहे हैं, हमने ऐसी रैली नहीं देखी। मतलब इतनी ज्यादा लाखों की भीड़, पटना का जो मेन ग्राउंड जो है वहां पे, और उसके बावजूद सीटें जो है वो जा रही हैं नीतीश कुमार जी के पास और बीजेपी के पास। ये क्या हुआ? ये कुछ समझ में आया सर अभी आरजू साहब? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, और वो चीजें अब जो चीजें थी ना जातियों में और धर्म में, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से पहले ये भूगोल जो उसने हिंदू मुसलमान का जो कार्ड फेंका ना, मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्ड बहुत जबरदस्त विक्टिम चला था, और देश में 2 धाड़ा कर दिया था, 2 लकीर खींच दिया था, और उसका अब असर कम हो रहा है, और बहुत बुरी तरह कम हो रहा है। और इस बार देख लीजिए कि क्या हुआ। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि आपको उतनी सीटें क्यों नहीं मिली, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने 10% जो है हमारी वोट जो है वो वोट शेयर हमारा बढ़ा है, और पिछले जो विधानसभा इलेक्शन में मात्र 12,000 वोटों से हम चीफ मुख्यमंत्री बनने से हम चूक गए। मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस था हमारे में और एनडीए में, यानी जनता दल यूनाइटेड में और भारतीय जनता दल में विधानसभा में। और इस बार जो है लोकसभा में जो सबसे ज्यादा जो सीटें, 10 जो सीटें कम हुई हैं, 9 हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के और 1 इंडिपेंडेंट, तो 10 जो है वो एनडीए के कुनबा का खसका हुआ है। हमारा वोट जो शेयर है वो 10% बढ़ा है। जी,
प्रदीप जी। Yeah, I want to have to व्यास जी आज भुजबल साहब ने एक स्टैटलिंग स्टेटमेंट दे दिया। भुजबल साहब ने कहा कि जो पहले लाठीचार्ज हो गया था जरांगे पाटिल के पूरे जो उनका सभा चल रहा था उसमें रोहित पवार जी और राजेश टोपे जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इंस्टिगेट किया था। और जब पथरा हुआ पुलिस पे, पुलिस लाठीचार्ज में सब डिस्पर्स हो गए थे, जरांगे पाटिल जी भी भाग गए थे, शरद पवार जी वहां पर आए, रोहित पवार जी, राजेश टोपे बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। तो एकनाथ शिंदे जी ने भी रिएक्शन दिया। ये वापस उस चीज को जानना, क्या भुजबल साहब क्या दोहराना चाहते हैं व्यास जी? प्रदीप जी, मैं नहीं जानता भुजबल जी के मन में क्या चल रहा है। भुजबल जी कभी शरद पवार जी से मिलाते हैं, भुजबल जी कभी किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं। भुजबल जी आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जो जरांगे पाटिल जी के उस आंदोलन पे लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद की जो घटनाक्रम हुई, कौन कौन नेता वहां गया, किस किस नेता ने क्या क्या बयान दिया, ये तो 4-5 महीने पहले की बातें हैं, सबके सामने है। उसमें कुछ नई चीज नहीं है, छुपाने जैसी कोई चीज भी नहीं है। और भुजबल साहब अब उसके बारे में क्यों वापस वो बोल रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, ये मैं नहीं समझ सकता को क्यों इस तरह से लेकिन व्यास साहब, शिंदे साहब ने भुजबल साहब से खुद बात करी, अजीत दादा पवार ने भी बात करी, उन्होंने भुजबल साहब को समझाने की कोशिश करी कि भुजबल साहब अब तो आप सरकार में हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भुजबल साहब तो सीनियर मोस्ट हैं। अगर आप ये देखें कि किस शख्स ने सबसे ज्यादा साल बिताए हैं बतौर मंत्री पद के ऊपर, तो वो छगन भुजबल साहब हैं। उनको तो एक एक चीज मालूम है। उसके बावजूद अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना व्यास साहब। बजाज जी, निश्चित रूप से कोई एक राजनीतिक व्यक्ति जो इतना अनुभवी है, जिसने मुंबई के एक नगर पालिका में नगर सेवक से लेके महापौर से लेकर के आज मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, तो वो कोई कारण से ही बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिना कारण के बोल रहे हैं, लेकिन वो उनका उत्तर उनके मन में क्या है या तो वो बता सकते हैं या उनका दल बता सकता है। वो हमारे सहयोगी दल जरूर है, लेकिन मेरे दल में नहीं। तो उनके बारे में मैं ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे दल के नेता एकनाथ राव जी शिंदे ने उनको जब इस तरह का वक्तव्य उन्होंने कोई पब्लिक डोमेन में दिया, समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर भुजबल जी वरिष्ठ नेता है, वो बोल रहे हैं, तो ठीक है, उनका अपना कोई एजेंडा होगा। शंभूराज देसाई जी ने, शंभूराज देसाई जी ने 2 दिन पहले यही कहा था कि ये लाड़की बहन स्कीम है, ये मुख्यमंत्री लाड़की बहन स्कीम है। आप मुख्यमंत्री दोहराइए, इसके पहले लाड़की बहन बोलने से पहले यू हैव टू से मुख्यमंत्री, बिकॉज मुख्यमंत्री का स्कीम है ये। तो क्या ये फिर वो खींचातान विद इन द महायुति के अंदर खींचातानी चल रहा है कि किसका स्कीम है? बिकॉज अजीत दादा ने जो एडवर्टाइजमेंट लेके आया था कि दादा ये दे रहे हैं, दादा वो दे रहे हैं, वो पूरे एडवर्टाइजमेंट सब जगह चला। तो कैसे अभी भी सब ठंडा हुआ सुशील व्यास जी, या अभी भी वो खींचातानी है कि स्कीम किसका है? हाउ डू यू सी दैट? शंभूराज देसाई बहुत सीनियर मिनिस्टर है विद इन दी महायुति। प्रदीप जी, 28 जुलाई 2024 को जो महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश करते समय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार जी ने जो घोषणा की और जो स्कीम जिसमें 4,600 करोड़ रुपया ईयर मार्क करके जो स्कीम लाई, उसका नाम था मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना। अगर कोई मंत्री ये कहता है उस योजना का नाम पूरा लीजिए, तो इसमें क्या कहीं गलतफहमी वाली बात है? इसमें कहाँ कोई आपस के द्वंद्व की बात है, आपस में झगड़ा फसाद की बात है, या आपस में हम लोगों का कोई खींचातान वाली बात है? जो अजीत पवार जी ने खुद ने सदन में घोषणा की, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, इस नाम से उसकी घोषणा की गई। अगर कोई मंत्री ये कहता है कि उस स्कीम को इस नाम से बोलिए, तो क्या गलत है उसमें? कई हमारे आपस में देखिए, बताइए, तीनों दल इस समय मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, एक संघ से काम कर रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, अक्टूबर नवंबर में जब भी विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा, हम प्रचंड बहुमत से हमारे किए हुए कामों के आधार पर जीत करके वापस महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएंगे। क्या बात है दोनों साहब, आप कुछ बोलना चाहते थे दोनों साहब? नहीं, ऐसा है जो हाँ, जो छगन भुजबल जी के जो बात है उस बारे में मैं बताऊंगा। हेलो, हाँ, जो व्यास साहब ने जो बोला ना कि भाई वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, उसका क्या कारण है, मैं उसका कारण बताता हूँ। बेसिकली भुजबल साहब जो है वो शरद पवार की पार्टी की विचारधारा के, कांग्रेस की विचारधारा की है। ये मजबूरी में इनके साथ गए हुए अजीत पवार के साथ।
उन पे आरोप थे, जेल में जाने वाले थे, इसलिए मजबूरी में गए और मंत्री भी बन गए। तो अब उनकी विचारधारा तो नहीं बदलती है, उनकी विचारधारा तो ऐसी थी, वो तो एकदम ब्राह्मणवाद पे बोलते थे। जी अभी 1 साल 2 साल पहले तक वो ब्राह्मणवाद के बारे में बोलते थे कि क्या सब ब्राह्मणों के पास ही बुद्धि का ठेका है क्या, ऐसा वैसा बोलते थे। आज ब्राह्मणों की पार्टी के साथ चले गए। तो आज एक बात बोली, उनकी विचारधारा तो बदली नहीं। और ये जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है, ये बड़ा इसीलिए, एक तो लाठीचार्ज हुआ और दूसरी बात छगन भुजबल साहब ने उसको विरोध किया। अब जो व्यास साहब जो बोल रहे हैं ना कि वो मंजे हुए राजकारणी है, नगर सेवक से लेके आए, उनको सब समझता इसके साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता अंदर से बीजेपी के खिलाफ में है। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को परेशान करना, क्योंकि बीजेपी ने उनको जेल में डाला था, बहुत परेशान किया था, अंडा सेल में डाला था, जहाँ कसाब को रखा वहाँ उनको रखा था, और कि कई सालों तक रहे हो। तो वो बदला ले रहे हैं अभी बीजेपी से। ये जो माहौल हो रहा ना, मराठा वर्सेस ओबीसी, इसमें बीजेपी का ही नुकसान है। लेकिन डोने इसमें साहब ये अभी बता लोकसभा में दीजिए, दिख गया। डोने साहब ये तो बताइए कि हाँ। अभी जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन स्कीम, जैसे हाँ। 1,500 रुपए मिलेंगे ऑल द विमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल विमेन को हाँ हाँ 1,500 रुपीज अ मंथ। अब ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री लाडकी स्कीम, अब ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब ने तय कर लिया है कि सारा क्रेडिट उन्हीं के पास आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, और लिहाजा आ भी रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, भले आप जो मर्जी कह लीजिए, हो सकता है कि आप मेरे से इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन सीधी सादी बात है, एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसकी घेराबंदी कर ली है और वो और बढ़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बीजेपी का हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अब नहीं, आप ये सही बताएं, बात है, आप क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं इसके बारे में? नहीं, बताइए। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी खुद परेशान है। जी। बीजेपी को लग रहा था कि ये अपनी कठपुतली बन के रहेंगे, लेकिन नहीं बने कठपुतली। जी। ये पक्के, वो भी मजे हुए खिलाड़ी है, दुरुस्त बात तो उन्होंने भी, वो उनकी कठपुतली बनी नहीं, जी और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और वो देखिए, अब उन्होंने शिवसेना के लोगों को साथ में लिए, इतने लोग उनके साथ में आए, उनको सब मालूम है कैसा करना पड़ता। उनके पास बीजेपी की भी लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बीजेपी भी उनसे अंदर से नाराज है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ये तो बात पक्की है। तो अभी इसमें कांग्रेस क्या करेगी सर? कांग्रेस की रणनीति क्या नहीं, करेगी? नहीं, तो क्योंकि ये अभी आपस पूरी बात में- सुन लें सर, पूरा सवाल सुन लें, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में एक एकनाथ शिंदे साहब जबरदस्त, दूसरा कांग्रेस वो भी जबरदस्त। तो मेरा ये कहना है कहीं आखिर में ऐसा तो नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब और आपके बीच में कुछ समझौता हो जाए? सर नहीं, बताइए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जी। देखिए, ऐसा है, आपको एक बात बोलता हूँ कि अभी इसमें झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इनके, क्योंकि ये महायुति के। देखिए, भाजपा जो है, भाजपा ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे दलों को ख़त्म करने की उनकी हमेशा इच्छा रहती है, कि जितने भी छोटे दल है जिनके साथ शिवसेना के साथ वो ऊपर आए, शिवसेना की उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में खेड़ोपाड़ में गए, उनकी इमेज क्या थी? ये शेठजी भट्टजी की पार्टी बोली जाती थी। अब वो सब महाराष्ट्र में फैल गई। महाराष्ट्र में कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन शिवसेना के मदद से वो पूरे महाराष्ट्र में फैल गए, और बाद में शिवसेना को दबाने की पूरी कोशिश किए। हर बार उन्होंने शिवसेना को दबाने की कोशिश की। 2014 में अलायंस तोड़ा, 2019 में अलायंस करने के बाद में भी जहाँ जहाँ शिवसेना के कैंडिडेट थे वहाँ उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा करके उसको मदद की कि शिवसेना की सीटों को गिराए। तो ये भाजपा की इच्छा है। अभी भाजपा वाले भी नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी के लोगों को ज़्यादा सीटें मिले। आप लिख लीजिए, वो शिंदे साहब को जो 40 एमएलए है वो, और अजित पवार को जो 40 एमएलए है वो, ये 40 के अलावा 10-10 सीटें बड़े मुश्किल से देंगे। बोलेंगे आप 50-50 सीटें ले लो और बस खत्म करो, और 100 सीटें आप 188 सीटें पे हम लड़ेंगे। आप देख लेना ये बात। दोनों साहब, आप सर आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी, सुशील, अरे प्रदीप जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमने तो सुना कि 288 में से बीजेपी ने कहा है कि जहां तक हम लोगों का सवाल है 200 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो मैंने बाकी आप 188 अपना बोल लो। लिया, 12 सीटों का फर्क हो रहा जी। मेरे कहने से, आप और मेरे कहने में 12 सीटों का ही फर्क हो रहा। नहीं, लेकिन ये सुशील बात तो जी को पक्का अगर है। पूछोगे, दोनों साहब बोलेंगे कि 1% डिफरेंस था लोकसभा में महायुति और महाविकास आघाड़ी में। 1% और 1% जो है उसका ऑलरेडी शिंदे साहब ने कवर कर लिया। शिंदे साहब ने कवर कर लिया 1%। तो आप हारने वाले हो। एमवीए इज गोइंग टू लूज। मगर आप अपने चीफ मिनिस्टर नाना पटोले बनेंगे, चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे, चीफ मिनिस्टर वो चल रहा है, आप हारने वाले हो दोनों साहब। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, एक बात बोलता हूं मैं आपको
कि पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा के पहले लोगों के दिल में बात थी कि भले ही लोकसभा में सब पार्टी के लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे थे और बाकी भी जो निष्पक्ष लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग, सबकी इसमें सहमति थी कि लोकसभा में बीजेपी को शायद मोदी जी के नाम से सीटें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन विधानसभा में तो पक्के हारेंगे, ये बीजेपी के लोग भी बोल रहे थे। तो बात तो ऐसी हुई कि लोकसभा में ही हार गई है। देखिए विधानसभा में तो इनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने किया महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का काम, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का काम। शरद पवार की पार्टी के 4 लोग थे, अभी 8 हो गए, 10 में से 8 आ गए। जी। 2 लोग जो हार गए वो तुतारी पिपानी के चक्कर में हार गए। पूरे जी। के पूरे सीटें शरद पवार जी की आती थी। कांग्रेस के 16 कैंडिडेट खड़े थे, उसमें से 12 आ गए। हाँ, तो 13 आ गए, 13 आ गए, 17 में से 13 आ गए, 4 ही हारे। 4 कौन से हारे? एक गडकरी साहब के खिलाफ वाले हारे, एक पीयूष गोयल के खिलाफ हारे और एक पुणे में एक धंगेकर हारे। तो ऐसे ऐसी सीटें हारी सिर्फ कांग्रेस, और एक अकोला में हारी क्योंकि यहाँ अम्बेडकर साहब थे मजबूत। तो 4 सीटें हारी जो बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़े थे, जो जिनके पास जनाधार है ऐसे, और वो डिविडेशन हुआ इसलिए हारे। तो कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो ये रहा वो बहुत यानी अच्छा रहा। अरे करीब करीब 80% के ऊपर दोनों का स्ट्राइक रेशो रहा। और रही शिवसेना की बात, तो शिवसेना का भी देखिए, लोगों को धनुष्यबाण, लोगों को पूछे किसको वोट दिया, बोले उद्धव ठाकरे को। क्या चुनाव चिन्ह था? धनुष्यबाण। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, धनुष्यबाण पे गया, उद्धव ठाकरे के नाम से गया। तो ये भी बात हुई। तो देखिए ये बात तो पक्की है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 28 सीटें आने वाली है लोकसभा में रिजल्ट के पहले। बोले 26 सीटें बोले थे मैंने कि 26 और इनकी 22 आएंगी। 26 बोला था, कितनी आई? 30 आई सीटें। अभी आपको बोलता हूँ 170 सीटें महाविकास आघाड़ी की आएंगी। 170 1% कवर हो चुका है। 1% जो डिफरेंस है कवर हो चुका है। व्यास जी से पूछिए। नहीं, अभी देखिए, फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लाड़की बहन, गुलाबी रिक्शा। सुशील व्यास जी, नहीं सुनिए, इसमें जो मेजॉरिटी जो 50% वोटर है, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ये जो वोटर है, ये पैसे भले ही ले लेंगे, लेकिन इनकी जो विचारधारा बनी हुई है, वोट तो महाविकास आघाड़ी को देंगे। वो कोई फायदा नहीं इनका। मतलब आपकी उम्मीद ऐसी नहीं है, वैसे ही है। पैसे तो लेंगे पैसे सरकार ने दिए, कोई ये पार्टियों ने थोड़ी दिए। जी व्यास जी, बिफोर वी गो टू अर्जू खान साहब, व्यास जी वांट टू आंसर दैट। डॉक्टर धोने साहब, आपने हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है चैनल के ऊपर कि पैसे ले लेंगे और वोट नहीं देंगे? ये मतदाताओं का अपमान है। मैं अभी भी, आप पुनर्विचार कीजिए, आप क्या कह रहे हैं। नहीं, लोग देखिए, मैंने क्या बोला, सरकार से पैसे आ रहे हैं, सरकार से पैसे आ रहे हैं, पार्टी से थोड़ी ले लोग। ये सरकारी है, ये कोई ये वोटिंग के लिए नहीं। अच्छा, नहीं सुनिए सर, व्यास सर जी, ऐसा है, एक बात बोलिए कि आप ये चुनाव के लिए वोटों के लिए पैसे दे रहे हैं क्या आप पैसे वोटों के लिए दे रहे हैं कि आपको गरीबों की फिक्र है इसलिए दे रहे हैं? आप एक बात बोलिए, आप तो गरीबों की फिक्र है इसलिए दे रहे हैं ना? क्या वोटों के लिए दे रहे हैं आप पैसे कि हमको वोट मिलने के लिए होना, वोट मिलने को होना इसलिए पैसे दे रहे हैं? आपकी भी ऐसी इच्छा है? आपकी बात हो गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, जो भी स्कीम लाई जाती है राज्य सरकार द्वारा, वो जनता के हित में, जनता के विकास के लिए, जनता के मजबूत कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो महिला हो या हमारी बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए मजबूत के साथ उनको आगे बढ़ाने की हो, एक उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हो, उसके लिए होती है। किसी को पैसे देने या वो देने के लिए नहीं होता, और उसके लिए सामने वोट की कोई इच्छा भी नहीं होती। अब आपने देखा कि बहुत सी स्कीमें ऐसी थी जो 5-5 किलो अनाज वाली है, लेकिन जब हमने 4 जून की मतगणना हुई, उसमें बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पे हमको 4 वोट, 5 वोट, 6 वोट मिले। इसका मतलब थोड़ी कि अगले महीने से हमने वहाँ 5 किलो अनाज की स्कीम बंद कर दी उन एरियो में। ऐसा नहीं है। हम जनता के कल्याण की जो स्कीमें हैं वो लगातार निरंतर चलने वाली स्कीम है। हम ये नहीं देखते कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। जनता क्या काम होना चाहिए, जनता के लिए कोई न कोई अच्छा काम होना चाहिए। जनता की, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम होना चाहिए। महिलाएं हैं, उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री लाड़की योजना है।
हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको स्टाइपेंड के माध्यम से हम लोग युवा प्रशिक्षण योजना के माध्यम से 6,000, 8,000, 12,000 का स्टाइपेंड की वो स्कीम है। तो इस तरह की स्कीमें जो होती है वो मतदार वोट को ध्यान में रख के नहीं होती, समाज को कल्याणकारी योजना देना है, विकास की तरफ आगे प्रदेश को ले जाना है, इसकी योजना होती है। इसलिए ये हल्के रूप में ये कह देना कि पैसा देंगे वोट नहीं देंगे, ये मुझे लगता है हम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम हमको बचना चाहिए इस तरह के बयानों से। नहीं, लेकिन देखिए आपने खुद भी कबूली दी है कि वे वोट नहीं मिले, लेकिन हमने राशन देने के बाद में भी वोट नहीं मिले, तो ये हकीकत है। तो हमने बंद नहीं किया स्कीम। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं बंद किए, हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि इसे करने के बाद में भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की विचारधारा जो बनी हुई है वो विचारधारा के साथ लोग जाते हैं। धोने साहब, जब राजनीति में सरकारें काम करती है तो फायदा नुकसान से नहीं करती, जनता का कल्याण के लिए करती है। क्या बात है साहब, क्या बात, प्रदेश के विकास के लिए। क्या बात है, इसके लिए तो भारत रत्न मिलना चाहिए कि जब सरकारें काम करती हैं तो लोग कल्याण के लिए करती हैं। मैं तो अभी तक देख रहा हूँ सर, मैं तो 45 कितने साल हो गए मुझे याद भी नहीं है। आई स्टार्टेड माय करियर इन 1982 एज अ जर्नलिस्ट। आप कितने साल हो गए मुझे तो खुद को याद नहीं। आई वाज अ स्टूडेंट लीडर एट दैट टाइम, सो आई नो फ्रॉम सर, आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन पेट्रियट न्यूज़पेपर इन 1982 इन दिल्ली। मैं तब से अभी तक मैं जर्नलिस्ट हूँ और अभी तक मुझे कोई कल्याणकारी सरकार मुझे दिखी नहीं है। वैसे हो सकता है कि मुझे ना दिख रही हो, which is why I'm wearing glasses। अब क्या करेगा? नहीं ऐसा सर ऐसा है, जब मनमोहन सिंह जी का जमाना था तो 2004 से 2014 तक जी, तो 10 साल का था, तो 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, यानी गरीबी की जो लाइन थी उसके ऊपर आए। क्या बोलते हैं सर आप दोनों साहब? हाँ, क्या बोलते हैं, मजाक मत करो। 27 करोड़ नहीं अरे क्या बोलते हैं सर, क्या है? सर वे कंगना रनौत बोलती है 2014 में तो आजादी मिली है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? वो उनकी आजादी है। व्हाट आर यू सेइंग सर? वो उनकी आजादी है, वो उनकी आजादी है, वो कंगना रनौत की आजादी है। आरजू खान साहब, तेजस्वी यादव जी ने यात्रा एक जबरदस्त तरीके से पूरे बिहार में यात्रा शुरू कर दिया है। यात्रा से जनसंवाद, लोगों से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, क्या ये यात्रा से कुछ के भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा राहुल गांधी जी बहुत जबरदस्त गेन मिला राहुल गांधी जी को। तो तेजस्वी जी के यात्रा को कैसे देखते हो आप? देखिए, मेरा मानना है कि तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो बिहार प्रदेश की आवाम के लिए बहुत बेहतर है और सारी पार्टियों को इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए, इससे परहेज नहीं करना चाहिए। और उससे होता क्या है कि अगर हम तेजस्वी जी हमारे अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जो कि ब्लॉक स्तर के होते हैं, जो कि पंचायत स्तर के होते हैं, जिला स्तर के हैं, विधानसभा स्तर के हैं, तो उनसे 1 to 1 करके वो बात कर सकते हैं और अपना कार्यकर्ता जो है अपनी बातों को डिलीवर करता है अपने नेता के पास और नेता भी अपनी बात को डिलीवर कर देते हैं बहुत अच्छे से अपने कार्यकर्ताओं के पास। तो ये एक अच्छा मंच है और इससे जो है सबक लेना चाहिए सारी पार्टियों को कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता जो कि जैसे आप मैं मान लूं जैसे पटना कैपिटल है तो पूरे बिहार प्रदेश के जो छोटे कार्यकर्ता है जो पंचायत स्तर पे हैं वो रोज बार बार नहीं आ पाते हैं कार्यालय में, पटना कार्यालय में अपने नेता से नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे नेता ने ये सोचा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से 1 to 1 करके मिलते हैं, हर एक जिले में चलते हैं और पंचायत स्तर से, जिले स्तर से, विधानसभा स्तर से हजारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं से 1 दिन 2 दिन रह के उनसे मिलेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बात वो अपनी डिलीवर करेंगे और जनता भी अपनी बात को डिलीवर करेगी। और देखिए, जहां तक मामला है, 1 मिनट और रुकूंगा मैं आपको, जहां तक मामला है, जब हम विपक्ष में रहे तो हमारा वोट शेयर हमेशा बढ़ता चला गया और मैंने आपको बताया विपक्ष में रहने के बाद भी हमने विपक्ष में रहने के बाद हमारा वोट शेयर तो बढ़ा। पिछले जो हम विधानसभा जो हम हार गए, जो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सिर्फ 12,000 वोटों का डिफरेंस था। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ लड़ी थी, हम अकेले थे, हमारे अलायंस जो थी मात्र 12,000 का। और इस बार जो है लोकसभा के इलेक्शन में 10% हमारा वोट शेयर बढ़ा है। तो बराबर जो है बिहार प्रदेश की जो आवाम है, जो बिहार प्रदेश की जनता है, वो ये साबित कर रही है 2 इलेक्शन से कि भारतीय राष्ट्रीय जनता दल को वो अपना जनादेश दे रही है और ये पूरी तरह से साफ तौर पे दिखता है।
लिकर बैन पे जितेन राम मांझी साहब जो पूर्व सीएम भी थे और अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी को बोला आप इस बैन को रिव्यू कीजिए। ये नया क्या चीज है? हाउ डू यू सी दैट आरजू खान साहब? क्या जरूरत है जितेन राम मांझी को इस चीज को बोलना? देखिए, मैं 3 लोगों को मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता जो एनडीए की जो सरकार है बिहार प्रदेश में, वो ठीक नहीं चल रही है। आप देख लीजिए, SC ST का मामला हुआ, वर्गीकरण का मामला हुआ, चिराग पासवान अलग थे, जीतन राम मांझी अलग थे। जैसे इन लोगों में नूरा कुश्ती चल रहा था कि नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी कौन है। उसके बाद अब देख लीजिए ये वाला वक्फ बोर्ड का मामला आया। वक्फ बोर्ड में जनता दल यूनाइटेड जो है वो एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और चिराग पासवान जो है वो मुसलमानों के हक में थे, वक्फ बोर्ड के समर्थन में वो बात कर रहे थे। अब ये तीसरी जो लीकर वाला मामला है, तो आप तो जीतन राम मांझी को बोल रहे हैं, जो मद्य निषेध मंत्री है रत्नेश सदा, उन्होंने कल जो है वो बोला और बकायदा ये कहा कि SC ST के लोग इसको 150 रुपए में पहुंचाने के लिए, सप्लाई करने के लिए, जो मतलब एक नौजवान लड़का जो तबका है SC ST ग्रुप का, वो जो है गांव गांव में वो डिलीवरी बॉय बन चुका है और 150 रुपए में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बड़े लोग जो है वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। 6.5 लाख टोटल केसेस चल रहे हैं शराबबंदी के मामले में, और SC ST वर्ग के जो लोग हैं 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख लोग जो हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित है, वंचित है समाज में, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ये मैं साफ तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि रत्नेश सदा इनके मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी के। वो खुद कहते हैं कि शराबबंदी जो है खत्म कर देना चाहिए। अभी नए नए बिहार में एक आपने देख रहे होंगे प्रशांत किशोर पांडे जी को, वो भी अपना जो है किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। वो भी ये कह रहे हैं, जो कि वो अपने आप को बताते हैं कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हैं, हम गांधी जी के आइडियोलॉजी को, विचारधारा को मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है, अगर मेरी सरकार आती है तो हम इसको खत्म कर देंगे। यानी जो शराबबंदी है हम उसको खत्म करके हम शराब फिर से चालू कर देंगे। तो ये 2 तरीके का उनका जो है रवैया है। एक तरफ चरखा दिखाते हैं, गांधी जी का फोटो दिखाते हैं, तो और फिर ये भी पार्टी की क्या राय है इसमें सर कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं? नहीं, हमारी एकदम स्पष्ट राय है, एकदम खुला तौर पे है कि शराबबंदी बहुत जरूरी है, लेकिन उसको सरकार के लोग सही तरीके से उसको लागू करें। बड़े बड़े अपराधी, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े जो इसके स्मगलर हैं, वो कभी भी गिरफ्त में नहीं आते हैं। यहां तक कि पुलिस को शपथ दिलाया जाता है बिहार प्रदेश में, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है कि पुलिस ही के संरक्षण में ये सारा काम होता है। पूरे कई जो स्टेट से, जो हमारे बिहार स्टेट से, गुजरात में शराबबंदी शुरू से, जब से आजादी मिली है तब से शराबबंदी, लेकिन गुजरात के किसी भी 5 स्टार होटल में आप वहां पे ठहर जाइए, आपका जो लड़का आता है वो चाय देने के लिए कुछ भी आता है, उससे पूछ लीजिए विच इज द लिकर दैट यू वांट, यू विल गेट जेन्युइन ऑथेंटिक लिकर देयर सर। बेस्ट वो चीजें आपके यहाँ तो 5 स्टार होटलों में मिलते हैं, आपके यहाँ 5 स्टार होटलों में मिलते हैं। हमारे यहाँ तो विधानसभा के सदन में मिल चुका, बाहर बाउंड्री में, और मंदिरों तक में शराब की बोतलें मिल जाती हैं। शराब गायब रहता है, बोतलें वहीं पड़ी रहती हैं। तो ये तो विधानसभा की बातें, और इसको जीतन राम मांझी जी ने भी इसको कह दिया, और इसको उनके खुद मद्य निषेध के जो मंत्री हैं रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भी ये चीज कहा। तो मैं स्पष्ट रूप से हमारा ये मानना, राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि शराबबंदी हमारे महागठबंधन के ही सरकार में शराबबंदी हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ऐतिहासिक काम हुए, जो कि जिसपे पीठ थपथपाती है जनता दल यूनाइटेड, चाहे वो शराबबंदी कानून हो, या फिर जातीय जनगणना हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं आरक्षण 65% करने का मामला हो, या फिर 5 लाख नौकरियां जो बांटी गई, जो नियुक्ति पत्र बांटे गए, ये पांचों जो ऐतिहासिक काम हुए वो महागठबंधन की सरकार में हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मिलके 19 से 20 सालों से ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके का एक हिस्टोरिकल काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले और जनता दल यूनाइटेड मिलके नहीं कर पाए। Wonderful. Now I tell you what, I need the comments of all 3 of you on this. This is very very important. क्या है, हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि राहुल गांधी साहब की जो एडवांस टीम है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने तथाकथित तौर पर इंडिया टुडे, इट्स अ वेरी बिग ग्रुप, इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करी और जबरन उनका फोन छीन लिया वगैरह वगैरह, जिसके ऊपर आज प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ बोला है, और उसको लेकर के हाहाकार मच रही है साहब
कि प्रेस इन डेंजर, ये इन डेंजर, वो इन डेंजर, ना जाने क्या कुछ, और कांग्रेस जो है जो संविधान का हवाला देती है, और is this the freedom of speech, is this the freedom of the press that we'll expect from the Congress? Now first I start with you, खान साहब, आप बताएं। देखिए जो एक मिनट पूरी बात सुन ले, पूरा सवाल सुन ले। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, उन्होंने 2 साल पहले तक के आंकड़े मेरे पास हैं, अभी उसके 2 साल के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। 66 जर्नलिस्ट के खिलाफ 138 क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, और 48 पत्रकारों को वहां की पुलिस ने पीटा और अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। उसको लेकर के मुझे कभी इंडिया टुडे में या बाकी मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट एमएसएम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आज तक कभी मुझे खबर नहीं सुनाई दी, और ना ही कभी आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आपने पत्रकार को हाथ कैसे लगाया। योगी आदित्यनाथ जी से आज तक कभी नहीं पूछा गया। तो आप ये बताएं, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट मीडिया का शख्स है, यूएसए में वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट, वेरी गुड जर्नलिस्ट बाय द वे, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, तो ये भेदभाव जो है, जो बेचारा लोकल जर्नलिस्ट है अपने सर पे रिस्क लेकर के जो काम करता है, उसको मतलब छोड़ दिया हमने कि तेरे साथ हो जो हो। अब आप बताएं आजू खान साहब। देखिए इसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से मैं देखना चाहूंगा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो तीसरी मर्तबा जो सत्ता में आई है, ये पूरी तरह से बौखलाई हुई है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, क्योंकि इसको वन मैन आर्मी की आदत हो गई थी कि ये जो कहते थे यस मैन की तरह वो चीजें हो जाती थी। लेकिन आज ये पता चलता है कि हर जगह कांग्रेस का यानी इंडिया अलायंस का कब्जा हो चुका है। लोग इनको तरजीह देने लगे, चाहे मीडिया के लोग हैं हो, चाहे देश विदेश से के जितने भी लोग, जो भी कंट्रियां हैं, वो राहुल गांधी को और इंडिया ब्लॉक को जो है वो तरजीह देने लग रही है। तो इनकी बौखलाहट जो है ना एकदम जेन्युइन है, वाजिब है इनकी बौखलाहट। अरे दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये इस चीज को क्यों नहीं डिफाइन करते हैं। आप योगी जी की बात कर रहे थे, पहला मैंने ऐसा मुख्यमंत्री देखा, देश का पहला ऐसे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री की जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं और अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस अपने हाथों से खत्म करते हैं। इसको बोलते हैं आरक्षण विरोधी, इसको बोलते हैं संविधान विरोधी। इस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलना चाहिए इनको, इस पे नहीं बोलती है। और कितने पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी, गोलियों से मार दिए गए, आपको ये पता है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा जी, मालूम है। तो ये जो है इस तरीके का, इनको क्या है ना, ये बौखलाहट में अब कोई चीज है, कोई भी चीज अगर कोई गलत चीज दिख रहा है इंडिया अलायंस का, राहुल गांधी का, तो उसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 5 चीजों पे 2-2.5 महीने के अंदर सदन पे अपनी ही चीजें जो पारित की, उसको इन्होंने बैकफुट पे अपने वापस ले लिया। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला है, जेपीसी में भेज दिया, लेटरल एंट्री का मामला हो, 72 मिनट में उस चीजों को वापस कर लिया अपने से, उसके अलावा 3 और मामले। तो ये मुझे ऐसा समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये कुछ नहीं मिला है, तो अब यही सब चीजें करेंगी। डॉक्टर ढोले आप बताएं। हाँ, ये क्योंकि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं इसलिए हाहाकार मच गई हर जगह पे। अरे भैया वहां तो 148 के न जाने कितने मामले दर्ज कराए जा चुके हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ यूपी में। कुछ 45 के 48 जर्नलिस्ट को बुरी तरह पीटा गया है, उसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा। इस शख्स को तो थप्पड़ भी नहीं मारा गया, कुछ भी नहीं कहा, हाथ भी नहीं लगाया इसको। तो इसका सर फोन पकड़ा गया, उसको बैठा लिया थोड़ी देर के लिए। तो आप थोड़ा बताएं सर, ये क्या हो रहा है? ये भेदभाव क्यों है? नहीं, भेदभाव इसलिए है कि देखिए, मीडिया तो आजकल पूरा मीडिया बीजेपी ने खरीद लिया है। कुछ चैनल है, आप जैसे लोग हैं, कुछ यूट्यूब चैनल है, वही चला रहे जो सच्चाई दिखा रहे देश को, बाकी तो सब बिक गए। उनको गोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये गोदी मीडिया बन गया है, दिखा नहीं रहे। और अभी बीजेपी ने कुछ भी किया तो इनको सब माफ़ है, और दूसरे ने ज़रा भी कुछ किया तो फिर वो चालू हो जाते हैं कि भाई देखिए ऐसा है। उनको कुछ मुद्दे ही नहीं मिल रहे, और पत्रकार भी इतने बेकार हो गए, बहुत बेकार पत्रकार भी ऐसे हो गए। और मोदी जी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो राहुल कंवल और पत्रकार, वो क्या नाम है, वो त्रिपाठी वगैरह, ये सब ये बैठे थे। तो बोले राहुल ने ऐसा कहा, तो मोदी जी बोल रहे कौन राहुल?
तो हंस रही है लोग, यानी राहुल गांधी की भी मजाक उड़ा रहे, इतनी चापलूसी मोदी जी की, इतनी चापलूसी कर रहे पत्रकार लोग, और ऐसी भाषा जैसे प्रवक्ता बन गए पत्रकार लोग। तो ये ऐसे कुछ तो भी पत्रकार ने कुछ एक उल्टा सीधा कुछ बोला होगा, गुस्से में किसी ने किया होगा, हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते, पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ गलत फहमी में हुआ होगा, लेकिन हम उसका समर्थन करते नहीं। लेकिन बीजेपी जो करती है उसका तो कुछ ये चैनल वाले भी दिखाते नहीं, ये तो बिके हुए लोग हैं। ये अपने जो भाई है पत्रकार, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का भाई समझना चाहिए, लेकिन ये इतने स्वार्थी हो गए, इतने क्या बोलते हैं गुलाम हो गए कि ये दूसरे पत्रकारों की भी बाजू रखते नहीं। Right, you wanted to say something, Arju साहब, before I go to सुशील व्यास साहब। एक चीज जो है वो मेरे दिल दिमाग में क्लिक कर गया जी। ये जो एंटी जो नेशनल जो बातें जो चल रही थी, जो आपके भी हेडिंग में लिखा गया था और मेरे पास भी आया था, इस तरह की तमाम जो मीडिया चैनल से वो बताने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी एंटी नेशनल हैं। तो सबसे बड़ा तो मैं एंटी नेशनल में गांधी जी के विचारों से जो दूर है, जो इत्तेफाकी नहीं रखती, मैं उनको मानता हूं। अभी देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था गांधी जी के बारे में कि एक फिल्म आई थी तो गांधी जी को लोग जाने। तो और जो है ये जो है गांधी जी को पूजते भी हैं और हर साल जो है गोली भी मारते हैं गांधी जी के मूर्ति पे। इनसे बड़ा एंटी नेशनल कौन हो सकता है? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। वो तो अलग बात हो गई सर। प्रेस के बारे में बताएं व्यास साहब, आप बताएं व्यास साहब। अब जो छोटा पत्रकार है, भी बड़ी चीजें हैं जी गांधी जी के बारे में। आरजू साहब, गांधी जी के बारे में इस चीज को प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाया जाता? वी विल हैव अ प्रोग्राम ऑन दैट, उसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करेंगे। व्यास जी, जो आज छोटा पत्रकार है बेचारा, गांव में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, जिले में काम करता है, मतलब उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है, उसको बेचारा पिटता रहे, उसके खिलाफ न जाने जितने मर्जी केस हो जाएं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बहुत बड़े मीडिया समूह का कोई पत्रकार है, उसके साथ ऐसी घटना हो जाए, ऐसी घटनाएं तो रोज होती हैं सर, उसके बारे में कुछ नहीं आता। आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया। व्यास साहब, आप जरा इसमें कुछ रोशनी डालें। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने विचारों को सुधारूं। बताएं सर। नहीं, बजाज जी आप अपनी जगह पे सही हैं, और लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूँ डॉक्टर धोने साहब जिस तरह से गोदी मीडिया और मीडिया के बारे में और खरीद लिया वगैरह जिस तरह से बयान दे रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा। प्रवक्ता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं वही नहीं समझ पा रहा था कि। और आप फिर उसी पत्रकारों के साथ में जाके अपने बयान भी देते हैं, उन्हीं के डिबेट में बैठते भी हैं, उनकी बातों को सुन करके उत्तर भी देते हैं। और देश की जो आज हालात है, मैं नहीं समझता कि कोई भी पत्रकारिता स्वतंत्रता नहीं है उनकी। ठीक है, कोई गलतफहमी में वो इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ कुछ वहाँ पे हुआ तो उसकी हमने नोटिस ली और पूरा देश देख रहा है कि उसको हम लोगों ने किसी ने जायज़ नहीं ठहराया। जो उनके साथ हुआ वो अच्छी बात है। शुरू में हमारे खान साहब भी कह रहे थे कि सीएए जो है ये अल्पसंख्यकों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हो रहा है उनको लाना चाहिए। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपके ही दलों ने जब सीएए लाए थे अमित शाह जी तो उसका विरोध किया था, क्या आज आप ऑफिशियली चैनल पे कह सकते हैं कि सीएए का आप समर्थन कर रहे हैं? अरे मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है? आपने तो उसको लागू कर दिया ना, आपने तो एक्ट बना दिया ना कि हम यहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे। तो मानवता के नाते तो मैं कह रहा हूँ ना। और अमित शाह जी ने बंद क्यों कर दिया? जब पता चला कि एनआरसी जो करवाई आसाम में उसमें जरूरत से ज्यादा हमारे बहुसंख्यक भाई आ गए तो तुरंत एनआरसी बंद हो गई। तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा होता है ना। मैं इस चीज को सिर्फ दर्शाना चाहता हूँ। तो खान साहब, और जब मान के चलूं कि आरजेडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बिफोर द नेशन ये है कि आप सीएए का विरोध नहीं कर रहे। नहीं, हम विरोध करे न करे प्रदेश की जनता करती है और जनता जनार्दन होती है। और पूरे देश में अगर विरोध किया तो जनता ने किया और हम जनता की बातों को सुनते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। हम बने हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि हम जनता की बातों को सुने और अपनी बातों को, जनता की बातों को डिलीवर करें। लेकिन एक चीज तो है व्यास साहब, सरकार से सवाल जो बांग्लादेशी हिंदू हैं बेचारे, जो थोड़ी देर के पहले, अभी हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, थोड़ी देर पहले तक बेचारे बॉर्डर पर बैठे थे। बीएसएफ ने पूरा बॉर्डर बंद कर दिया था। हजारों लोग थे कि यार हमें मारा जा रहा है, हमारी औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है।
तो मुझे लगता है उनको तो इंसानियत के तौर पे अंदर बुला लेना चाहिए था। व्यास साहब क्या समझते हैं? मैं भी कह रहा हूँ, वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ। व्यास साहब, वही चीज जब अमित शाह जी कह रहे थे तो विरोध कौन कर रहा था इसको? सर मैं अभी की बात कर रहा हूँ सर, इनके विरोध से क्या होता है? पास तो कर दिया ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो गया ना। वही चीज तो मैं भी बता रहा हूँ। वो करते रहे विरोध में, आपसे पूछ रहा हूँ why are we not allowing Bangladeshi Hindus to come in? आप बताइए सर, क्यों अलाउ नहीं कर रहे? आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एक देश के नागरिक को दूसरी तरफ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कुछ एक नियम है, कानून है, और उसके तहत ही कोई चीज हो सकती है। निश्चित रूप से अगर अन्याय अत्याचार किसी एक वर्ग के साथ हो रहा है दूसरे देश में, और हमारे देश के बहुमत के लोगों को लगता है कि उन्हें हमें साथ देना चाहिए, निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनको न्याय देने के लिए बॉर्डर की इस तरफ लाने का 70-71 में तो किया था ना। दोनों साहब, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे 20 सीट और आते तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप सब जेल में होते, और यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं, संजय राउत जी बोल रहे हैं हम लोग सत्ते में आ जाएंगे, पूरे शिवसेना के लोगों को हम अंदर जाएंगे, बीजेपी लोग अंदर जाएंगे। तो ये क्या है? दिस इज क्या पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे? नहीं, ये इन्होंने सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया बड़े लेवल पे, और जो कुछ बहुत सारी बातें ऐसी है जो देश विरोधी काम किए, इन्होंने देश को डुबाने का काम किया है, लोगों को भगाने का काम किया है, देश की संपत्ति जो है उनके उद्योगपतियों मित्रों के साथ मिलके उसको लूटने का काम किया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि जेल जाने के लायक ही है ये, तो बिल्कुल जेल जा सकते हैं ये। तो इसके पहले भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने गलती किए थे, नहीं तो मोदी जी और अमित शाह तो जेल में रहते थे। ये तो हमारे गुजरात के कुछ लोग थे जो उनसे सहानुभूति रखते थे, नहीं तो आज मोदी जी और प्रधानमंत्री नहीं रहते थे, ये तो जेल में रहते थे। इन्होंने काम ही ऐसे किया। सर अहमद पटेल जी की बात कर रहे हैं क्या? बस भी बिल्कुल बराबर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे कुछ लोग थे ऐसे। क्या बात? एग्री विद द स्टेटमेंट? आप इंडिया अलायंस के दल पार्टनर है, तो खड़गे साहब का स्टेटमेंट कैसे देखते हो? इज इट विंडिक्टिव स्टेटमेंट? किस प्रकार से एग्रेसिव स्टेटमेंट है? 20 सीट हमारा ज्यादा होते तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप सब जेल में होते, क्या जरूरी था ये बोलना? मैं 2-3 चीजें मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिसको किसी भी स्टेट में जिसको सबसे करप्ट कही, जिसको जेल में डालने की बात कही, वो पता चलता है महाराष्ट्र से लेके राजस्थान से लेके आपको हरियाणा से लेके पंजाब से लेके, कि वैसे लोगों को अपने पार्टी में बुला लेती है और उनको डिप्टी सीएम भी बना देती है। तो ये जो है अभी सत्ता के नशे में है, इनकी विंग है सीबीआई ईडी, उससे ये डराने का काम करते हैं। पता चलता है कि 90% केसेस पेंडिंग होते हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, और जो जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो बाइज्जत भरी हो जाता है। 10% लोगों के पास कामें होती हैं। तो हम ये एकदम सच्चाई के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने संविधान को ताक पे रख के काम करने का काम किया है, उस तरीके से इनको जेल में जाना पड़ेगा। और टिट फॉर टैट जैसा इन्होंने किया है, इन्होंने तो असंवैधानिक तरीके से जो चीज किया वो चीजें खुलेगी तो ये भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। और इसकी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका खामियाजा भी वो जरूर भुगतेगी। व्यास जी, धारावी प्रोजेक्ट वन बिग एग्जांपल, अडानी जी, बिकॉज कल ही वर्षा गायकवाड़ जी एकदम जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया, हाईलाइट कर रहा है कि अडानी, तो वही चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी जब भी बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ का वॉर चेस्ट बना दिया है एकनाथ शिंदे जी ने, 4000 करोड़ कहां से आया, इलेक्शन 4000 करोड़ फंडिंग उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को कर लिया, तो क्या ये जेल में जाएंगे? हर प्रोजेक्ट में जाएंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस वाले सरकार पैसे कमा रहा है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? जेल जाने वाली बात बार बार सेंटर में ऑपोजिशन कांग्रेस कर रहे हैं, यहां पर उद्धव जी और संजय राउत सब लोग करते हैं। व्यास जी। प्रदीप जी, जहां तक सवाल संजय राउत जी का है, उसको न तो मैं गंभीरता से लेता हूं, न महाराष्ट्र की जनता गंभीरता से लेती है, न आप गंभीरता से। अब उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा, मैं उस पर आता हूं। अब उद्धव ठाकरे जी जिस दिन 30 जून 2022 से जिस दिन से शिंदे साहब ने शपथ ग्रहण की है, तब से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और तमाम उच्च न्यायालय में केस की तारीखें बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताइए, जो न्यायालय के माध्यम से जिनको अभी तक वैलिडिटी मिली, चाहे वो दल का चिन्ह हो या दल का नाम हो, वो हम लोग उसको वापर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सरकार चल रही है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकती है?
आप भी वकालत करते हैं प्रदीप जी, आप जानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज एक दिन भी नहीं चल सकती। तो 2.5 साल अगर कोई सरकार चल गई तो वो गैर संवैधानिक सरकार कैसे हुई, उसको कोई बताएगा। पर ये ठीक है, उद्धव जी बड़े नेता है, सत्ता उनके हाथ से गई है, हताशा निराशा मैं उनकी समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो सरकार चल रही है बिल्कुल संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, संवैधानिक जो हमारा दायरा है उसके अंदर चल रही है और बहुत मजबूती के साथ चल रही है। अब किसके पास कितने पैसे हैं, कौन कितना चुनाव लड़ेगा, कौन कैसे जीतेगा हारेगा, आरोप है 4,000 करोड़ का वॉर चेस्ट आपने बना के रखे है व्यास जी, एक नाथ शिंदे जी वो उनका कहना है। मैं इस चीज पे कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और चुनाव सर वो टेम्पो ट्रक पहुंचने वाला था कांग्रेस के पास, पहुंचा कि नहीं पहुंचा सर? वो तो कभी नहीं बोल रहे थे सर, वो तो नहीं पहुंचा ना शिंदे जी के बाद डाइवर्ट हो गया, शिंदे जी के बाद चला गया। दोने साहब A1 A2 सरकार, अडानी मोनोपोली, कल भी वर्षा गायकवाड़ जी प्रोटेस्ट किए, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किए, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगी। हाउ डू यू सी दैट दोने साहब? नहीं, बराबर है जो अभी इन्होंने बताया। संजय राउत जो बोले, देखिए महाराष्ट्र में 2 लोग अभी बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं, एक संजय राउत जी है, दूसरे अनिल देशमुख जी है, जिन्होंने जेल में जाना पसंद किया लेकिन बीजेपी के सामने झुके नहीं। तो लोग इनको यानी बहुत हीरो मानते हैं। आप देखिए, और संजय राउत जी के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको बहुत चाहते हैं और गलत कुछ नहीं बोलते। वो बोलते कि असंवैधानिक सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई इस तरह से हमारे जजमेंट हो गया, अब आप इस पे कार्रवाई करो, क्योंकि कार्रवाई के अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा के अध्यक्ष क्यों नहीं ले रहे कार्रवाई? अभी तक क्या विधानसभा के अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे, वो अभी और 15-20 दिन जाने देंगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि अब ये इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि अब ये जो इनका टर्म था, ये जो एमएलए थे सबका टर्म खत्म हो गया। क्योंकि इसके पहले अगर ये डिसीजन देते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई होते 6 साल के लिए। एक नाथ शिंदे जी से लेके पूरे 40 उनके जो विधायक है वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी वो आने वाला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, वो यानी 24 का भी नहीं और 29 का भी नहीं लड़ सकेंगे। चलिए ये तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये भी बता रहे ढोने साहब कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है वो गिर गया सर। तो अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन मिला नहीं कि वो कैसे गिरा, क्यों गिरा, क्या हुआ, क्या था, अभी तक उसका कुछ विश्लेषण आया नहीं है सर। व्हाट रियली हैपेंड? नहीं, इसमें देखिए वो करप्शन हुआ और एक नया आदमी जो आते हैं जिसके पास बोगस डिग्री है, जो बोलता कि मैंने ये कॉलेज से डिग्री ली है, वो कॉलेज में वो डिग्री है नहीं। वो ऐसा बोलता मैंने यहाँ से डिग्री ली है, वो कॉलेज में, मुंबई के कॉलेज में वो डिग्री नहीं मिलती। और ऐसा है मोदी जी का जैसा है, उसका भी बोगस डिग्री, एक बात। दूसरी बात, वो उसने जो किया काम, बहुत बोगस काम किया, उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, इसलिए गिर गया। अच्छा, इनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे विचारधारा का है ये यानी उनके विचारधारा के जो लोग हैं वो भी आपटे था, उनका बीजेपी का जो बदलापुर का है वो वहाँ पे भी आपटे था, ये भी आपटे है। तो उनके विचारधारा के लोग हैं, तो उनको बचाने के लिए किस विचारधारा की बात कर रहे हैं जरा? वो आरएसएस की विचारधारा के, यानी आप सारे गांधी जी के, मतलब छत्रपति विरोधी। हाँ, छत्रपति विरोधी। गांधी जी की हत्या में भी आपटे नाम है, आप देख लीजिए जी, नारायण आपटे, नारायण आपटे। तो ये जो जितने भी और दिगंबर बढ़ गए जी। और दूसरी बात, ये जो जेम्स लेन का जो हुआ था भांडारकर इंस्टीट्यूट, इसमें भी ऐसी है। तो ये इनके जो साहित्यिक लोग हैं, इनके जो विद्वान है, तथाकथित विद्वान, इनको बचाने के लिए ये छत्रपति शिवराय का अपमान मान्य कर लेते हैं, जीजा माता का चरित्र हनन मान्य कर लेते हैं। ये कुछ भी हुआ तो चलता है, लेकिन हमारे 2-4 लोग बचने चाहिए। 2-4 लोगों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता व्यास साहब आपसे जरा भी सहमत होंगे। इनको नहीं, सुनिए, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा आपटे इम्पोर्टेंट है। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजा माता से ज्यादा भांडारकर इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है, ऐसे विचारों के लिए। क्योंकि ये सरकारी उसी लिए चलाते हैं। इनकी आरएसएस और इनकी बीजेपी का उद्देश्य ही वही है कि ये लोगों के लिए हमको काम करना है, सीधा गणित है इनका। राहुल गांधी जो बोलते हैं कुछ गलत नहीं बोलते सर। आप राहुल गांधी को अगर अमेरिका में किसने सवाल पूछा है तो जवाब नहीं देंगे।
कि भाई वो आरक्षण कब खत्म करेंगे, तो बोलेंगे जब देश में सब लोग बराबरी के हो जाएंगे तो खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या एंटी नेशनल हो गया? उन्होंने बोला कि भाई क्यों ऐसा आरक्षण क्यों चल रहा है आपके देश में इतने सालों से? तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि ओबीसी को सिर्फ एसटी को 10 रुपये मिलते हैं, एससी को 5 रुपये मिलते हैं, ओबीसी को भी उतने ही मिलते हैं। जब बराबरी में आएंगे सब लोग और सब अधिकारी भी आ जाएंगे, तो ये बोलना कौन सा एंटी नेशनल हो गया? चीन की बात बोली, पत्रकारों ने पूछा, उसका उन्होंने जवाब दिया कि चीन से तो भारत इंपोर्ट कर रहा है। अब आप आंखें दिखाने की जरूरत थी चीन को, आप उनसे सामान खरीद रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, तो आंखें कहाँ दिखा रहे हैं आप तो उनको गले मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन पे कब्जा कर लिया जी। ये बीजेपी का सांसद बोल रहा, वहां पे लोकसभा में बोल रहा, इसके बावजूद चीन के खिलाफ कौन बोल रहा? चीन के खिलाफ तो राहुल गांधी जी ने बोले ना। और देखिए वो अभी मैं इंटरव्यू सुना था कि वो बृजभूषण सिंह के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, ना मोदी जी की है ना योगी जी की है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। वो दबंग है, 15 एकड़ पे उनका बंगला है, ऐसा गुंडागिरी वाले हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने की ताकत नहीं रखता। लेकिन हिंदुस्तान में राहुल गांधी है, किसी भी गुंडे को डरता नहीं। डरा उसको बृजभूषण सिंह को राहुल गांधी डरे? नहीं डरे। राहुल गांधी जो है सच्चा आदमी है, किसी को डरता नहीं। मौत का भी डर राहुल गांधी को नहीं है। उन्होंने बहुत नजदीक से मौतें देखी, अपनी दादी की, अपने पिताजी की। तो बदलापुर और छत्रपति शिवाजी महाराज आप जरूर विरोध करना चाहेंगे जो दोनों साहब ने बोले। नहीं, वो क्या विरोध करेंगे? वो बीजेपी के खिलाफ बोला आपने, वो उनका भी अंदर से समर्थन है भैया, वो आपको मालूम नहीं वो क्या बोलेंगे। वो बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी हो। एकनाथ शिंदे जी तो एक्शन लिए बदलापुर में, बोले इमीडिएट एक्शन ऑन ऑफिशियल। एकनाथ शिंदे जी भी अंदर से नाराज है बीजेपी से। डॉक्टर है तो मराठा, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा, हाँ, आपकी व्यक्तिगत राय थी या आपके दल की राय थी? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसा है जो भी बातें कही, नहीं हकीकत है वो। मेरा अगला वाक्य उस पर डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत राय थी या आपके दल की राय है। नहीं, अभी देखिए ऐसा है, देखिए वो तो मेरी व्यक्तिगत ही राय है, लेकिन एक बात बोलता हूँ कि हकीकत है ये पार्टी ने बोलना चाहिए, ये पार्टी ने भी बोलना चाहिए बात। इसी मुद्दे को लेके जाएंगे तो महाराष्ट्र में लोगों के ध्यान में आएगा कि बीजेपी किस विचारधारा की है। और राहुल गांधी बोलते हैं, अभी राहुल गांधी भी उसी तरह बोलते हैं, वो बोलते हैं सीधे, वो भी ब्राह्मणवाद पे बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं ना, मैं राहुल गांधी की बातें दोहरा रहा हूँ या दूसरा। लेकिन सुशील व्यास जी तो महाब्राह्मण है सर। सीधा वेद व्यास जी के परिवार से। नहीं, देखिए व्यास जी जो है, व्यास जी ब्राह्मण है, ये अलग लोग है, ये गागा भट्ट वाले लोग है, ये व्यास जी बोलिए। व्यास जी को हम गागा भट्ट जी मानते हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवराज का स्वराज्याभिषेक किया था जी। ये पेशवा वाले नहीं है, पेशवाई वाले नहीं है सर। नहीं, जिन्होंने अपने पैर के अंगूठे से तिलक किया। और ऐसा है, ये ब्राह्मण किसी समाज को बोलने की बात नहीं, ये विचारधारा है जी। सभी ब्राह्मण कोई बुरे नहीं है, कांग्रेस में भी ब्राह्मण है, राहुल गांधी भी खुद बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ जी। और उनको बोले कि कौन से ब्राह्मण है, तो आपका गोत्र है, बोले कौल ब्राह्मण हूँ। आपका गोत्र कौन सा है? दत्तात्रेय है। तो ये तो बोलते हैं, खुद भी पंडित बोलते हैं वो खुद को। हमारा ब्राह्मणों को विरोध नहीं है। व्यास जी बोलिए सर, बोलिए। ब्राह्मणों को विरोध नहीं है, उनकी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा को विरोध है हमारा। दोनों साहब व्यास जी को बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब आपने जो कहा, और बहुत ईमानदारी के साथ एक बात कह दी कि आपकी व्यक्तिगत राय है, दल की राय नहीं है। और अगर दल की राय थी तो जिन मुद्दों पे आपने आरक्षण के संबंधित में या चाइना को संबंधित कहा, आपके वरिष्ठ नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं 4-5 दिन से सार्वजनिक रूप से? आज लगातार मायावती से लेकर के तमाम हिंदुस्तान में जगह जगह पे राहुल गांधी जी के जो आरक्षण संबंधित जो बयान है अमेरिका का, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आपके किसी बड़े नेता ने तो कोई उसमें कोई चीज कही नहीं। देखिए ऐसा है, उसका वीडियो भी आया है। बोला, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, है ना? तो और फिर आपने एक बार बहुत ईमानदारी के साथ कह दी कि वो आपकी व्यक्तिगत राय है ना? और दूसरी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो गिरा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम हमारे उप मुख्यमंत्री, नेवी जो कि नेवी भी उसमें शामिल थी, उन्होंने सबने कहा ये दुर्दैवी घटना है और नहीं होना चाहिए था। पुतला 8 ही महीने में अगर उसके उद्घाटन होने के बाद गिर गया तो उसकी जांच होगी, नेवी और
सरकार की संबंधित डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बनी है, उसकी जांच होकर के एक वापस भव्य पुतला मजबूती के साथ वहां कैसे खड़ा हो उसको देखेंगे। अब वो किसको उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या दिया गया, उसकी जात पात उस पर जाकर के हम लोग इतने गहराई में जाए तो देखिए, जिस समय पुतले का ऑर्डर दिया जाता है तो उस समय कोई कलाकार की जात नहीं होती, कलाकार कलाकार होता है। और मान लीजिए उससे कोई मूर्ति बनाने में कोई कमियां रह गई है तो उसकी जांच होगी, और जांच में तो भारत की रक्षा मंत्रालय की जो नेवी है वो उसमें भी शामिल है। नेवी के साथ संयुक्त रूप से कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद एक भव्य पुतला वहां पे फिर खड़ा होगा। उस बच्चे ने तो 2 फुट से बड़ी कोई मूर्ति नहीं बनाई आज तक, वो तो फिल्म के सेट बनाता है वो बच्चा जो है, वो जयंत आपते जो है। सर क्या बात कर रहे हैं, किसको दे दिया सर? वो बिल्कुल समंदर के साथ में इतना बड़ा स्टैचू बनना था, वहां पे इतनी जोर से हवा आती है, इतना सब कुछ आता है। एनीवे दैट्स ऐसा नहीं है, सुनिए बोलिए सर। सर बोलिए हेलो, सर। बीजेपी के राज में कोई कलाकार या उसकी क्वालिटी या उसकी विद्वत्ता ये कुछ नहीं चलता। वो उनके विचारधारा के लोग उनको चाहिए, उनको कुछ आता हो नहीं आता हो। महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु आप देख लीजिए, वाइस चांसलर देख लीजिए, किसी को बनाया, किस विचारधारा के बनाया, किसको बनाया, आप देख लीजिए एक बार, ये आपको पता चल जाएगा। ये तो मुद्दे बना नहीं रहे, ये महाविकास आघाड़ी के लोग जो है ना, सब नेता लोग ये लेवल पे जिस दिन आएंगे ना तो ये बीजेपी यानी एकदम माइनॉरिटी की पार्टी बन जाएंगी। ना आरजू खान साहब, आप अभी वीडियोस दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार जी राबड़ी देवी जी के सामने हाथ जोड़कर अपोलोजाइज कर रहे हैं कि हमने दल बदला 2022 का। ये बार बार ये दिखा के क्या दिखाना चाहते हो आप? नीतीश कुमार जी का वीडियो बार बार पुराना वीडियो दिखाकर कि हाथ जोड़कर राबड़ी देवी जी से माफी मांग रहे हैं कि हमने दल बदला, क्या दिखाना चाहते हो नीतीश आरजू खान साहब? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अब जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने ये बार बार कह रहे थे कि वो आए थे हमारे पास, हम जो है राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं गए थे। तो हम लोग इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, एकदम क्रिस्टल और क्लियर कर रहे हैं कि हमने आपको पहले भी कहा कि हमारी जो पार्टी है गरीब वंचित शोषितों की पार्टी है, जो कमजोर और दबा कुचला महसूस करता है, अगर वो आता है हमारे पास तो हम बाहर फैला के उसको अपनी पार्टी में लेने का काम करते हैं, उसको अपनी पार्टी के साथ मर्ज करने का काम करते हैं। तो ये चीज हम उनको बताना चाहते थे और उनके चेहरे को दिखाना चाहते थे कि आप वही नीतीश कुमार हैं जो अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन आप सदन में पता चलता है जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और जैसे ही वो हटते हैं उनको अनाप शनाप सदन के अंदर बैठ के कहते हैं। आप परिवार नियोजन के ऊपर आप कहते हैं कि हम अनुशासन वाले हैं, हम महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आप ही करवाते हैं। आप ही के नेता लोगों को, आप अपने ही नेता लोगों को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बचाना भी चाहते हैं और फिर परिवार नियोजन पे आप सदन में इतनी फालतू की बातें कहते हैं कि जिसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता हूं, वो पब्लिक डोमेन में पूरे देश की जनता ने देखा है। तो हम यही उनको बताना चाहते थे कि हम नहीं गए आपके पास, आप खुद आए थे और समाजवाद के नाते आपने जब कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी कोलैप्स करना चाहत रही है, अंदर अंदर वो हमको तोड़ना चाह रही है, जैसे महाराष्ट्र में तोड़ दी, जैसे आपको यहाँ खुद बिहार में चिराग पासवान के चचा से उनको तोड़वा दिया गया। चिराग पासवान को तो घर से बेघर कर दिया गया था, चाहे चिराग पासवान रो रहे थे। फिर वही खेल शुरू हो गया है, उनके चाचा को जो है फिर से महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है और चिराग पासवान को साइड करने की कोशिश कर दी गई है। चिराग पासवान को एनडीए में रख के कैसे उसी एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को जो है वो हराने का काम कर रहे थे। जहां जहां नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड लड़ी, वहां वहां चिराग पासवान लड़े। विधानसभा इलेक्शन में उनकी सीटें 0 आई। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि आपको हमने कमजोर समझा, बेबस और लाचार समझा, लेकिन आप तो बेबस और लाचारी के अंदर कोई और चेहरा लगाए हुए थे आप, और इस चीज को पूरे देश की जनता जानती है, बिहार प्रदेश की भी जनता जानती है। खड़गे साहब और धोने साहब जो आरोप लगा रहे कि आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम में पूरे आरएसएस टेक ओवर किया, इसमें कुछ सच्चाई है बिहार में? एकदम सच्चाई है ना। आप देखिए, ये बिहार ही में नहीं है, पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, तो पता चलेगा कि इनके वाइस चांसलर वही लोग हैं
जो आरएसएस के विचारक हैं। यहाँ तक कि आपके तो टीवी चैनल्स पे संगीत रागी और कौन कौन लोग आते हैं जो कि आरएसएस विचारक बनाते हैं, और वो जेएनयू के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर हैं। तो इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, अपनी विचारधारा अपनी आइडियोलॉजी जो है वहां विद्यार्थी स्टूडेंट के ऊपर ये थोपते हैं। और ये सच्चाई है, देश में जितने भी यूनिवर्सिटी है वहां वहां वाइस चांसलर जो है बने हुए, जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, वो आरएसएस के लोग हैं जी। ऑलराइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। दिस हैज बीन अ ट्रूली एनलाइटनिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। चल जाने के पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं। टुडे WTO के साथ के तहत जो मीटिंग हुई इंडिया और चाइना की ट्रेड के ऊपर, द इंडियन डेलीगेशन पॉइंटेड आउट, रेड फ्लैग वन थिंग, कि अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इट इज $85 billion. We have a trade deficit of $85 billion. That means we are importing $85 billion worth of goods and services from China. और उनको हम भेज कितना रहे हैं? Minuscule, not even worth mentioning. It's terrible. So अगर राहुल गांधी ने ये मेंशन किया है तो उस पे he is only quoting the Indian the government of India's Commerce Ministry. पीयूष गोयल साहब की जो मिनिस्ट्री है उसी के फिगर्स कोट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग। व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आरजू खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और डॉक्टर होने थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार टू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Right, that was a very, very informative discussion. Yes, yes. And there was nothing abusive about it. Disciplined, very, very, extremely disciplined. All three gentlemen are too polite. Yes. Perhaps. I don't think our viewers will find it very interesting. क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जो व्यूअरशिप आ रही है वो ज़्यादा तब आ रही है जब लोग गाली गलौज करते हैं। यार मतलब ये क्या है यार, ऐसा मत करो भाई। जब लोग कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे, जैसे व्यास जी हैं बड़े बहुत सहमे हुए तरीके से जिम्मेवारी से बात करते हैं, आरजू खान साहब बड़े सहमी मतलब बहुत बहुत आराम से बहुत बैलेंस तरीके से बात करते हैं, डॉक्टर ढोने एक एक चीज़ उनको मालूम है, एक एक चीज़ ज़बानी याद है उनको। आई मीन his analysis is really fantastic. So I think perhaps people should listen to them also, very frankly. I enjoyed it. What do you think? Fantastic. It was a very good discussion, sir. Very, very informative. All three of them, very, very well. Fantastic. Well read, Really, well informed and articulate. I really loved it. I really loved it. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप देखते रहें नेशन नाउ। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू, और तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो और कमेंट्स भी भेजें अपने। घंटी बज गई साहब, जोर से बजी है, इतनी जोर से बजी कि मेरे कानों में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से बजाई आज घंटी लोगों ने। तो ज़रा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट्स भी भेजें ज़रूर। आई वुड लव टू रीड व्हाट यू हैव टू से। दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. जय हिंद।